तो आज हम इस लेक्चर को शुरू कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम गैलीलियन रूपांतरण संबंध या समीकरण, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में आप निर्देश तंत्र क्या होता है, निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, और रूपांतरण संबंध होते क्या, उनके बारे में एक ब्रीफ जानकारी आपने ले ली। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक है गैलीलियन रूपांतरण, उसको हम करते हैं। गैलीलियन रूपांतरण बेसिकली है क्या, यह एक तरह का क्या है, ये रूपांतरण संबंधी है, रूपांतरण संबंध है, बस नाम इसका क्या है, गैलीलियन रूपांतरण है। तो ये है क्या कि एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र का दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र के साथ संबंध है। मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट टाइम, रूपांतरण संबंध में हमने क्या कहा था कि मान लो कोई बिंदु P है, P का मतलब क्या हो गया, इवेंट, और इवेंट का मतलब क्या होता है, इवेंट का मतलब होता है R और T, वेयर एंड व्हेन। इस इवेंट को आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजर करो और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजर करो, तो अगर आपको इस इवेंट के R का पता यानी स्थिति का पता इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष है और आपको इसके सापेक्ष ज्ञात करना है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, इसके सापेक्ष ज्ञात है और इसके सापेक्ष ज्ञात करना है, तो एक के सापेक्ष ज्ञात और दूसरे के सापेक्ष ज्ञात करना हो तो आप एक संबंध और समीकरण लेकर के आओगे जिससे आप अननोन क्वांटिटी को ज्ञात कर सकते हो। तो वो संबंध क्या कहलाता है, रूपांतरण। तो गैलीलियन भी क्या है, गैलीलियन रूपांतरण भी ठीक इसी प्रकार का संबंध है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केस इसमें आएंगे, वो क्या उसको आप समझिए। तो पहला केस तो क्या आ गया, ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र और दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र के साथ संबंध है। तो यानी जो ये दोनों निर्देश तंत्र वो कैसे होंगे, जड़त्वीय होंगे। तो इसकी डेफिनेशन अगर समझना हो तो क्या है, मैंने यहां लिखी है, आप इसको समझिए। यदि किसी स्थिर जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी कण की स्थिति ज्ञात हो तो वह रूपांतरण संबंध या समीकरण ने जिनकी सहायता से उसी कण की स्थिति किसी अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष ज्ञात की जा सके, वह गैलीलियन रूपांतरण कहलाता है। मैंने कुछ अंडरलाइंस की है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वापस इसको सुनो और इसको समझो बड़े आराम से। तो पहला मैंने क्या कहा है कि आपको किसी कण की स्थिति एक स्थिर जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष ज्ञात है, स्थिर है। इसको थोड़ा डायग्राम से आप समझिए कैसे है। मैंने क्या कहा कि पहला जो दो निर्देश तंत्र है आपके पास, पहला निर्देश तंत्र कैसा है, स्थिर है और जड़त्वीय भी है। और जड़त्वीय स्थिर हो सकता है क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में v कांस्टेंट होता है, तो v कांस्टेंट का मतलब v = 0 भी हो सकता है। तो जो आपका पहला निर्देश तंत्र s है, ठीक है, जिसको मैं s कह रहा हूं, वो कैसा है, स्थिर है। कैसा है, स्थिर। और कोई मान लो इवेंट यहां घट रही है p, इवेंट का मतलब हो गया rt, तो इसके सापेक्ष यानी आपको ये r पता है। अब मान लो कोई दूसरा निर्देश तंत्र आपका s डैश है, उसके सापेक्ष इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, r डैश और t डैश। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि इस s के सापेक्ष तो आपको r पता है, अब आप एक ऐसा संबंध निकाल करके लाओगे जिसकी सहायता से आप इसी कण की स्थिति को यानी r डैश को मेजर कर सको। तो वो जो रूपांतरण संबंध या समीकरण निकल करके आएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, गैलीलियन रूपांतरण कहलाएगी। ठीक है, तो जो मैंने अंडरलाइन की वो वेरी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स इन्वॉल्व है उसमें और आपको फिजिक्स को समझना है, इस डेफिनेशन को रटना नहीं है। थ्रू आउट द सिलेबस, जब तक हमारा पूरा सिलेबस चलेगा या जो पूरी क्लासेस चलेगी, चाहे साइंस का सब्जेक्ट हो, चाहे आर्ट्स का सब्जेक्ट हो, यानी ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट, किसी भी प्रकार का विषय हो, उसको रटने का कम से कम प्रयास किया जाए। क्योंकि एक मिसकंसेप्शन भी रहता है कि इस सब्जेक्ट में समझना पड़ता है, उस सब्जेक्ट में रटना पड़ता है। ऐसा कोई भी मिसकंसेप्शन अपने दिमाग में ना पाले। हर सब्जेक्ट अपने आप में एक साइंटिफिक अप्रोच लिए होता है। साइंटिफिक अप्रोच का मतलब ऐसा नहीं है कि साइंस का जो ठेका है केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इस प्रकार के सब्जेक्ट में लिया है। इवन आर्ट्स के सब्जेक्ट भी होते हैं, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी, जो भी सब्जेक्ट मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, जितने भी सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट की अपनी एक साइंटिफिक अप्रोच होती है। आपको उन सब्जेक्ट को समझना पड़ता है, रटना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो वो तो अलग इश्यू हो गया। वापस हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। तो मैंने क्या कहा, इस पूरी डेफिनेशन को आप समझिए कि लाइन को देखिए। पहला वापस सुनिए आप इसको ध्यान से कि यदि किसी स्थिर जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी कण की स्थिति ज्ञात हो तो वह रूपांतरण संबंध या समीकरण है जिनकी सहायता से उसी कण की स्थिति किसी अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष ज्ञात की जा सके, तो वो आपका क्या कहलाता है, गैलीलियन रूपांतरण कहलाता है।
तो जो आपका एस है उसके लिए तो कंडीशन क्या होगी, वो जड़त्वीय भी है स्थिर भी है, लेकिन एस डैश है वो जड़त्वीय है, हमने स्थिर नहीं कहा, वो स्थिर भी हो सकता है और v वेग से गतिशील भी हो सकता है। इसको आप डायग्राम से थोड़ा समझिए और वापिस, एस डैश जो है वो आपका कैसा हो सकता है, स्थिर भी हो सकता है और गतिशील भी हो सकता है, क्योंकि हमने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है। जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है, एस है, ये तो स्पेसिफिकली मेंशन क्या है, स्थिर है, और ये मान लो आपका एस डैश है, ये v वेग से मान लो गतिशील है, तो ये v क्या है, 0 भी हो सकता है और कांस्टेंट होगा, क्योंकि जड़ द्विध्रुव की परिभाषा हमने क्या लिखी थी, उस केस में v आपका कैसा था, इस चीज को आप हमेशा याद रखिए, कांस्टेंट आता है, कैसा आता है, कांस्टेंट। तो ये जो v है वो कैसा मिलेगा आपको, नियत या कांस्टेंट। और ये वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है ना, इस नियत को आपको समझना है। ये सिर्फ यही नहीं, आगे कुछ यूनिट्स ऐसी आएगी जिनमें भी ये डायग्राम और ये v इक्वल टू कांस्टेंट, ये नियत वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा। और जब कभी भी मैं आपको कोई चीज बताऊं कि ये चीजें आगे काम आएगी, तो चूंकि आपके पास पेन और पेपर तो है ही, तो आप तुरंत स्टार लगा करके इस चीज को अलग से नोट कर लीजिए। अगर आपको इस क्लासरूम को, जो ये डिजिटल क्लासरूम है, इसको क्लासरूम टीचिंग की तरह लेना है, तो आपको अवेयर भी रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप नोट कीजिए, डायग्राम आगे काम आएगा। डायग्राम क्या, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि जो एस एस है वो एस के सापेक्ष नियत वेग v से गतिशील है, इस चीज को आप समझिए, ठीक है। तो ये एस एस मैंने क्या लिखा था, जड़त्वीय है, तो जड़त्वीय है लेकिन स्थिर, ये 0 भी हो सकता है और नियत वेग से गतिशील हो सकता है। तो ये इस प्रकार की कंडीशन होगी। अब ये तो मैंने एक स्पेशल केस बनाया है, इसको आप और अच्छे से समझिए। अब जैसे मान लो एस आपका ऐसा है, एस डैश आपका ऐसा भी हो सकता है, आपका ऐसा भी हो सकता है, आपका कैसा भी हो सकता है, और एस के सापेक्ष v वेग से गतिशील हो सकता है। ये एस डैश उसी प्रकार के हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। और होगा क्या, कोई मान लो बिंदु P है, कोई घटना है, तो आपको इसके सापेक्ष उसका r पता है और इनमें से किसी एक के सापेक्ष r डैश आपको निकालना है इसकी सहायता से। तो अब हम इस रूपांतरण संबंध और समीकरणों को निकालने के लिए क्या करते हैं, एक स्पेसिफाइड केस लेते हैं। इस तरह से नहीं लेते, एक स्पेशल फिक्स केस लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। तो वो केस कैसा होगा, इसको आप समझिए, ठीक है। तो हाँ, उस केस को लेने से पहले अब इस रूपांतरण संबंध तो आपको पता चल गया कि ये होता है, और इसमें आपको एक चीज और नोट कर लीजिए, इस गैलीलियन रूपांतरण संबंध में हम एक एजम्पशन लेकर के चल रहे हैं। जैसे आपने ये निर्देश तंत्र S लिया, ये S डैश लिया, ये कोई इवेंट P ली, इसको आपने एक तो R T का और एक R डैश T डैश का, तो हम एजम्पशन ये लेके चलेंगे जो T और T डैश है वो दोनों क्या रहेंगे, समान रहेंगे। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, T और T डैश दोनों क्या रहेंगे, समान रहेंगे। समान रहने का मतलब क्या हो जाएगा कि T और T डैश क्या है, वह समय है जब उस घटना को मेजर कर रहे हैं इस निर्देश तंत्र में और इस निर्देश तंत्र में खड़े होकर। जब आप यहाँ खड़े होकर मेजर करोगे तो टाइम t होगा, और जब आप यहाँ खड़े होकर मेजर करोगे तो टाइम t डैश होगा। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि किसी भी घटना को हम एक ही साथ मेजर कर रहे हैं, तो उस केस में t और t डैश आपका क्या रहेगा, समान रहेगा। तो आगे जब कभी भी आपको t डैश इस तरह से मिले, क्योंकि जब s की बात करेंगे तो वहां पर हमेशा r और t के रूप में लिखेंगे, और s डैश की बात करेंगे तो r डैश और t डैश के रूप में लिखेंगे, लेकिन t डैश इक्वल टू t हो जाएगा। तो ये जब समझ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो अब गैलीलियन रूपांतरण की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब रूपांतरण किन का करेंगे, आप कुछ फिजिकल पैरामीटर से उनका रूपांतरण करेंगे, क्योंकि आपको पता है कोई इवेंट P है, मैंने आपको पहले बताया था, आप इसकी सहायता से आप R ज्ञात करते हो। अगर आपको R पता है तो आपको V पता चल जाएगा, V पता है तो आपको A पता चल जाएगा, A पता है तो आपको F पता चल जाएगा, और V पता है, M पता है तो आपको B पता चल जाएगा। ये सारी क्या है, अलग अलग क्वांटिटी है जिनको आप किसी भी निर्देश तंत्र के सापेक्ष ज्ञात कर सकते हो। वापिस ध्यान से सुनिए, इन सभी भौतिक राशियों को आप किसी भी निर्देश तंत्र के सापेक्ष ज्ञात कर सकते हो, केवल R ज्ञात होने पर। तो उसी प्रकार से इन सभी राशियों को आप एक अन्य निर्देश तंत्र जो S डैश है उसके सापेक्ष भी ज्ञात कर सकते हो, यानी आप R डैश भी ज्ञात कर सकते हो, आप V डैश भी ज्ञात कर सकते हो, आप A डैश भी ज्ञात कर सकते हो, आप F डैश भी ज्ञात कर सकते हो, और आप V डैश भी ज्ञात कर सकते हो। तो अब रूपांतरण संबंध का मतलब क्या हो जाएगा, हमने तो केवल R की बात की थी कि अगर आपको R पता है तो आप एक ऐसे समीकरण संबंध लाओगे जिससे आपको R डैश पता चल जाएगा। उसी प्रकार से आप V पता है, आप ऐसे संबंधित समीकरण लाओगे जिससे आपको V डैश पता चल जाएगा, A पता है A डैश पता चल जाएगा, F पता है F डैश पता चल जाएगा। आप ऐसे रूपांतरण संबंध या समीकरण लाओगे। तो अब आपको पढ़ना क्या है, इन सभी भौतिक राशियों के लिए
अलग अलग रूपांतरण समीकरणों को पढ़ना है। ठीक है, तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके लेते हैं। तो जो सबसे पहले हम लेंगे वो कौन सी लेंगे? स्थिति का रूपांतरण। सबसे पहला टॉपिक हम क्या लेंगे? स्थिति का रूपांतरण। स्थिति का रूपांतरण, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो आपके पास ये कोई निर्देश तंत्र क्या है? एस है, जिसको हम गैलीलियन रूपांतर में पहले कह चुके, वो कैसा है? स्थिर है। ठीक है, और एक निर्देश तंत्र आपके पास एस डैश है, ठीक है ना, वो कैसा है? जड़त्वीय है। जड़त्वीय तो ये भी है, ये भी क्या है? जड़त्वीय है। अब देखो, मैंने आपको एक डायग्राम बताया था पहले इस तरह का कि मान लो आपका एस ऐसा है तो एस डैश ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन हम हमारे डेरिवेशन को, और जब भी आप डेरिवेशन करते हो तो हमेशा क्या करते हो? सिंप्लीफाई तरीके से करते हो। तो डेरिवेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर रहे हैं कि जो एस डैश है वो इस प्रकार है कि इसकी अक्षें और इसकी अक्षें आपस में क्या है? पैरेलल है। ठीक है ना, पैरेलल का मतलब क्या हो जाएगा? इस तरह का डायग्राम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इधर जेड एक्सिस, तो पैरेलल रहेगी। तो डेरिवेशन को कंप्लीट करने में आसानी रहेगी। वैसे आप इससे भी कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आपको करनी पड़ेगी, कुछ एंगल्स वगैरह साइन कॉस थीटा काम में लेने पड़ेंगे। और हमारा उद्देश्य टिपिकल मैथमेटिक्स को सॉल्व करना है, समझना नहीं है, इसके अंदर जो फिजिक्स इन्वॉल्व है वो आपको समझना है। जिस किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हो उस सब्जेक्ट का जो मेन इसेंस है वो आपको समझना जरूरी होता है। रेस्ट थिंग्स तो क्या होती है? बड़ी टिपिकल टाइप की कैलकुलेशन होती है, वो कोई भी इंसान आराम से एक दो बार प्रैक्टिस करके कर सकता है, लेकिन फिजिक्स आप समझिए। तो ये हमने इस तरह का केस ले लिया। केस वापस सुन लीजिए आप। हम कैसे लेंगे कि आपका निर्देश तंत्र एस तो स्थिर है और जो एस डैश है वो एस के सापेक्ष इस प्रकार से गतिशील है कि उसकी अक्षें एस जो निर्देश तंत्र है उसकी अक्षों के कैसे है? समानांतर है। ये कंडीशन आप याद रखिए। जब भी आप इस लेक्चर को सुने और कॉपी में साथ साथ नोट्स बनाए तो इन चीजों का नोट करते रहिए। मैंने क्या कह दिया? वापस डेरिवेशन को शुरू करते हैं। आपके पास एक निर्देश तंत्र एस है जो स्थिर है और जड़त्वीय है, और एक अन्य निर्देश तंत्र एस डैश है जो एस के सापेक्ष नियत वेग v से इस प्रकार एक्स अक्ष के अनुदिश, ये भी नोट कर लीजिए आप, क्योंकि ये दिशा एक्स है और ये वाई है। जो एस डैश है वो किस अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है? एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है। ठीक है, एक्स अक्ष के अनुदिश इस प्रकार से गति कर रहा है कि दोनों निर्देश तंत्रों की अक्षें परस्पर कैसी है? समानांतर है। ठीक है, तो ये आपकी हमने केस बना लिया। अब जब हमें स्थिति का रूपांतर निकालना है तो मैंने कह दिया मान लो कोई एक इवेंट है, कोई इवेंट या घटना, तो आपको ये क्या पता होगा? इसका आर पता होगा और इसके सापेक्ष क्या है? आर डैश है, ये ओ डैश है और ये ओ है। इवेंट के लिए आपको आर टी और आर डैश और टी डैश, और साथ में आप कंडीशन लिख लीजिए टी डैश इक्वल टू क्या है? आपका टी। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो टी और टी डैश दोनों क्या है? सेम है। तो अब आपको क्या करना है? ये अगर ज्ञात हो तो एक ऐसा संबंध लो जिससे आप आर डैश ज्ञात कर सको, और अगर आपको आर डैश पता हो तो ऐसा संबंध लो जिससे आप आर ज्ञात कर सको। तो वही आपका क्या होगा? स्थिति का रूपांतरण होगा। तो वो अब हम संबंध निकालने का प्रयास करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपको समझना भी है और इसको एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, डायग्राम आप समझ गए। वापिस मैं बनाऊंगा वैसे तो, लेकिन आप इस चीज को समझिए। तो स्थिति के रूपांतर के लिए हम क्या करते हैं? हम इनिशियल में क्या मानते हैं कि ये मान लो एस है, टाइम टी इजिकल टू 0 पर। टाइम टी इजिकल टू 0 का मतलब क्या हो जाएगा? प्रारंभ में या इनिशियली। प्रारंभ में हम ये कह रहे हैं कि जो आपका एस और एस डैश दोनों कैसे हैं? समपाती हैं। कैसे हैं? समपाती है। समपाती या कोइंसिडेंट है। ठीक है, यानी दोनों के मूल बिंदु ओ और ओ डैश क्या है? सेम ही है, एक स्थान पर है। अब क्या होगा? आपको पता है एस तो कैसा है? अब मैं बात कर रहा हूं किसी समय टी पर, ये तो टी इक्वल टू 0 है।
अब मान लो टी टाइम बाद की बात करो, किस समय पर, किसी समय टी पर। तो किसी समय टी पर क्या स्थिति होगी, एस तो आपका ऐसा का ऐसा रहेगा, एस तो ऐसा रहेगा क्योंकि ये क्या है, स्थिर है। और जो एस डैश होगा उसको हमने क्या कह दिया, एस डैश। कंडीशन याद कीजिए, मैंने क्या बताया था कि जो एस डैश है वो एस के सापेक्ष नियत वेग v से एक्स अक्ष के अनुदिश इस प्रकार गतिशील है कि दोनों निर्देश तंत्रों की अक्षें कैसी है, परस्पर समानांतर है। तो कंडीशन अब कैसी हो जाएगी, किसी टाइम टी पर, किसी टाइम टी पर आपकी ऐसी हो जाएगी, ये v कैसा है, नियत है। ये हम कहां पर बात कर रहे हैं, टाइम टी पर। अब ये O है और ये O डैश है, और कोई मान लो इवेंट है, इवेंट मान लो यहां पर है P, इसको आप R T और R डैश T डैश कह रहे हो, और T डैश इक्वल टू T है। तो अब आपको रूपांतर संबंध निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप, बिल्कुल इजी मैथमेटिक्स है। ये आपका R है, ये आपका क्या है, R डैश है, ये R डैश है, ये R है। और मैं इस मूल बिंदुओं के बीच की दूरी को भी मान लो मैं इसको मिलाना चाहूंगा ऐसे, इस तरह से, ये इसको मैं मान लो R0 कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, R0, ठीक है ना। तो R डैश आपका क्या है, R डैश क्या है, R आपका है OP, R डैश है आपका O डैश P, और R0 जो है वो क्या है आपका O डैश है, ठीक है। अब आप ट्राइंगल रूल जानते हो, ट्राइंगल रूल क्या कहता है, अगर मैं मान लो इसमें ट्राइंगल रूल लगाऊं तो आपको पता है दो एक ही दिशा में जो गतिशील सदिश है उनका योग विपरीत दिशा में जो तीसरा सदिश है उसके बराबर होता है। तो देखिए ये R इधर है, ये R0 इधर है, ये R डैश इधर है, तो देखो ये इधर और ये इधर, और ये क्या है इनके विपरीत, ठीक है ना। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, और ये क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, R इज इक्वल टू R0 प्लस R डैश, ऐसा मैं लिख सकता हूं इस ट्राइंगल से, ठीक है। ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, OPO डैश, ठीक है ना। आप ऐसा लिख सकते हो, ट्राइंगल OPO डैश से R इज इक्वल टू R0 प्लस R डैश। अब R0 का मान क्या होगा वो आप मुझे बताइए, ठीक है। तो R0 का मान क्या होगा, R0 है क्या, O से लेकर के O डैश तक की दूरी है, और O से O डैश तक की दूरी को आप कैसे निकालोगे, दूरी क्या होती है, दूरी होती है आपका वेग इंटू समय। अब देखो t इक्वल टू 0 पर दोनों क्या थे, समपाती थे, और किसी समय t पर O डैश यहां तक पहुंच गया, और O डैश पहुंचा है तो किसी वेग से गतिशील होते हुए पहुंचा, वो वेग क्या है, v है। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी कि यहां से यहां तक जो s डैश पहुंचा है वो किस वेग से चल रहा है, कितने समय में पहुंचा है, तो वो v वेग से चल रहा है और t समय में पहुंचा है। तो ये जो R0 है आपका, इसको मैं v इंटू टी लिख सकता हूं। इस चीज को आप समझे, R0 क्या हो जाएगा, v इंटू टी। तो अब मैं इसको इसमें रखता हूं, तो मुझे संबंध क्या मिल जाएगा, मुझे संबंध मिल जाएगा R इज इक्वल टू R0 को तो मैं क्या लिख दूंगा, v इंटू टी प्लस R डैश। तो अब आपको R तो पता है और R डैश निकालना है, तो R डैश क्या हो जाएगा, R डैश हो जाएगा R माइनस VT। ये आपका क्या है, स्थिति का रूपांतरण है कि नहीं है। देखो लेफ्ट हैंड साइड अननोन क्वांटिटी है और इधर सारी की सारी क्या नोन है। कैसे नोन है, R आपको पता है, कह रहे हो V, अब S डैश किस वेग से चल रहा है वो आपको पता ही होगा, और T क्या है, किस समय पर आप निकालना चाह रहे हो वो आप क्वेश्चन में दोगे। तो आपको R पता है, V पता है, T आपको क्वेश्चन देगा कि भाई किस समय पर R डैश का मान निकालो, तो आराम से R डैश का मान निकलेगा नहीं निकलेगा। तो इस संबंध से आप क्या कर सकते हो, एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष अगर स्थिति ज्ञात हो तो उसी घटना के लिए आप किसी अन्य जड़त्व निर्देश तंत्र के सापेक्ष उस कण की या उस घटना की स्थिति ज्ञात कर सकते हो। अब रिवर्स भी हो सकता है, अगर मान लो आपको R डैश पता हो तो आप R निकाल सकते हो, R क्या हो जाएगा, R डैश प्लस VT हो जाएगा। अब एक चीज आप यहाँ और नोट कीजिए, ये तो अभी हमने स्थिति का रूपांतरण किया है, थोड़ी देर बाद आप वेलोसिटी का रूपांतरण भी करोगे, वेग का रूपांतरण करोगे, तो वहां पर V और V डैश आएंगे, जिस तरह से R डैश आ रहा है वहां V और V डैश आएंगे, तो वो V और ये V देखो दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो उसको अब जब वहां आएंगे तब हम बात करेंगे, अभी यहाँ कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा, ये चीज छोड़ते हैं। तो आप इस स्थिति के रूपांतरण को समझ गए। स्थिति का रूपांतरण क्या आ गया आपके, R डैश इक्वल टू R माइनस VT। इसको एज इट इज आपको एनी टाइम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको अगर आप ऐसे रटोगे R डैश इक्वल टू R माइनस VT तो हमेशा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है, चीजें रिलेटिव होती है। मैंने कह दिया ना, रूपांतरण संबंध आप ऐसे भी लिख सकते हो, R इज इक्वल टू R डैश प्लस VT, सॉरी
हाँ, आर इक्वल टू आर डैश प्लस वीटी। ये भी सही है, ये भी सही है, बस फिजिक्स क्या इन्वॉल्व हो रही है वो समझिए। आप बस इन शब्दों के अर्थ समझिए। आर क्या है? स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी कण की स्थिति। आर डैश क्या है? स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष गतिशील निर्देश तंत्र में कण की स्थिति। और वी क्या है? जो निर्देश तंत्र आपका एस डैश है, वो जिस वेग से एस के सापेक्ष गति कर रहा है वो वी है। तो अगर क्वेश्चन जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आप इन सबके अर्थ पता आपको होने चाहिए। वो आपको ऐसा नहीं देगा आर डैश वी, वो आपको अपना उस क्वेश्चन की लैंग्वेज से फाइंड करने पड़ेंगे। तो आप आराम से फाइंड कर सकते हो। आर डैश गतिशील निर्देश तंत्र के सापेक्ष, आर स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष, और वी क्या हो जाएगा? एस डैश का वेग है एस के सापेक्ष। तो आप न्यूमेरिकल भी बड़े आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम केवल थ्योरी क्लास पर अपना फोकस रख रहे हैं, न्यूमेरिकल के लिए कुछ अलग अप्रोच अपनाएंगे। फिलहाल आप इस चीज को समझिए। तो आपके सामने संबंध क्या आ गया, इसको हम नोट करते हैं बिल्कुल अच्छे से। तो जो स्थिति का रूपांतरण आया है वो आया है आपका आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस वीटी। इसको आपको एनी टाइम याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस वीटी। तो ये संबंध अगर आपको आराम से समझ में आ गया है तो फिर कोई दिक्कत ही आपके लिए नहीं होने वाली, आराम से हो जाएगा स्थिति का रूपांतरण।